नमस्कार दोस्तों। किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए उसका सिद्धांत समझना बड़ा जरूरी होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्रोसेस फूड इंजीनियरिंग, फूड एंड न्यूट्रिशन, न जाने फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारे डिसिप्लिन्स में प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन समझाया जाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैक्सिमम कोर्सेज के करिकुलम का, फूड से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी चले जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन वो क्लैरिटी जो प्रिंसिपल्स के बारे में होनी चाहिए वो एक्चुअली में उनको नहीं हो पाती है। और एज ए कॉन्सिक्वेंस जहां कहीं पे भी उसका एप्लीकेशन करना होता है, इवन प्रोडक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना होता है कि ये प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के पीछे प्रिंसिपल क्या रहा होगा, वो एग्जैक्टली वो बता नहीं पाते हैं, क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये स्पेशली हमने इसलिए क्रिएट किया है ताकि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, या दूसरे लोग भी जो फूड के साथ एसोसिएटेड है, इवन हम घर पे भी अगर फूड प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं, तो उन प्रिंसिपल्स को यदि हम समझ लें सही से, तो हम डेफिनेटली फूड को सेफली प्रिजर्व कर पाएंगे। और नंबर दो, उन लोगों के लिए जो कि प्रोसेस्ड फूड मार्केट से लाते हैं और वो ये नहीं जान पाते हैं कि ये फूड कैसे प्रिजर्व किया गया है, ये हमारे लिए सुरक्षित है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं है, इसमें कोई केमिकल तो नहीं डाला गया, अगर केमिकल डाला गया तो कितनी मात्रा में डाला गया है, इन सब बातों को भी लेके चिंतित रहते हैं। तो आज के वीडियो के बाद इन चीजों की क्लैरिटी आपको डेफिनेटली हो जाएगी। तो आज का वीडियो हम करने वाले हैं द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो दोस्तों, मेरा नाम है एस के शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन की, खाद्य संरक्षण के सिद्धांत और उनके तरीके। हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, वो किस तरीके से प्रिजर्व किए गए हैं, क्या उसके पीछे मेथड्स यूज किए गए हैं, क्या उसके पीछे प्रिंसिपल्स हैं, वो हमको जानकारी नहीं होती है। आज की वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चंस, व्हाई पिकल्स एंड हनी डोंट स्पॉइल फॉर ईयर्स, क्या ऐसा कारण है कि जो हमारा घर में बना हुआ अचार है या शहद है बहुत सालों तक खराब नहीं होता, क्या उसके पीछे प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है। और न जाने ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में ऐसे छोटे छोटे सवाल हमारे माइंड में रहते हैं। प्रोसेस्ड फूड की मार्केट इतनी बड़ी होती जा रही है कि हमको पता ही नहीं है कि कौन से मार्केट में आने वाले कौन से प्रोडक्ट में किस प्रकार का प्रिजर्वेशन मेथड यूज किया गया है। तो आज के वीडियो के बाद मैं समझता हूँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एनलाइटनमेंट आपको डेफिनेटली होगी और आप बता पाएंगे, जान पाएंगे कि अलग अलग फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स और मेथड्स यूज होते हैं। तो शुरू करते हैं कि फूड स्पॉइल होता क्यों है और स्पॉइलेज और प्रिजर्वेशन में क्या रिलेशनशिप है। तो जैसा अगर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अगर स्पॉइलेज बड़ा होगा तो प्रिजर्वेशन हमेशा छोटा होगा। द मोर द स्पॉइलेज द पुअर विल बी द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। जितना ज्यादा स्पॉइलेज बड़ा है क्वांटम में, उतना ही प्रिजर्वेशन इनएफिशिएंट। द बेटर द प्रिजर्वेशन द लेसर द स्पॉइलेज। मैं हमेशा बोलता हूं जितना बढ़िया प्रिजर्वेशन है उतना कम स्पॉइलेज, और जितना ज्यादा स्पॉइलेज है उतना पुअर प्रिजर्वेशन का मेथड हमने यूज किया है। तो ये इसके बीच में रिलेशनशिप है। यानी कि अगर हम किसी फूड को प्रिजर्व करते हैं, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रिड्यूसिंग द स्पॉइलेज। लास्ट वीडियो में मैंने फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बताया था। सो फूड प्रिजर्वेशन बेसिकली इज द प्रोसेसिंग which reduces the spoilage, which delays the spoilage। तो अब पहले देखते हैं कि ये स्पॉइलेज होती क्यों है। Who causes spoilage? What causes spoilage? अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं, जैसे ही बहुत बार हम स्टूडेंट से भी पूछते हैं या वैसे भी किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई स्पॉइलेज होती क्यों है, तो वो ये बोलने लग जाता है कि साहब बहुत गर्म टेम्परेचर पे रखेंगे तो स्पॉइलेज हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आजकल बहुत ज्यादा है, रेनी सीजन चल रहा है तो स्पॉइलेज हो जाता है, फूड खराब हो जाता है, स्पेशली ड्राइड फूड खराब हो जाता है, लाइट कंडीशंस हैं, एयर है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो फूड खराब हो जाता है। कभी कभी फूड की कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है, वो बहुत सारे फूड ऐसा कंपोजिशन होता है कि वो जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, दूध जल्दी स्पॉइल हो जाता है, फ्रूट्स जल्दी स्पॉइल होते हैं, गेहूं नहीं स्पॉइल होता है, अनाज नहीं स्पॉइल होते हैं। तो ये फूड की कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है। कुछ लोग बोलते हैं हैंडलिंग अगर हम लापरवाही से करते हैं
केयरफुली नहीं करते हैं तो भी स्पॉइलेज के चांसेस होते हैं, स्पेशली पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। आपने देखा होगा मंडी में जाओ तो बहुत सारा फूड स्पॉइल इसीलिए मिल जाता है क्योंकि वहां पे हैंडलिंग हम लोग सही से नहीं कर रहे हैं, इंजरीज हो जाती है, डैमेजेस हो जाते हैं फ्रूट को। कभी कभी पीएच के साथ भी रिलेट किया जाता है कि साहब अगर पीएच ठीक नहीं होगा तो फूड स्पॉइल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में जो शॉक लगते हैं, पैकेजिंग मटेरियल की वजह से जो इश्यूज आते हैं, तो न जाने इतने किस किस प्रकार के बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं इसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे आप में से लोग कन्विंस होंगे कि हाँ भाई, हु कॉजेज स्पॉइलेज, सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्पॉइलेज। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे फैक्टर्स जो अभी हमने एनलिस्ट किए, इसमें से कोई भी फैक्टर स्पॉइलेज कॉज नहीं करता। स्पॉइलेज कॉज करने वाला कल्प्रिट कोई और है। अगर हम देखें तो सिर्फ 3 एजेंसीज हैं जो स्पॉइलेज कॉज करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द फैक्टर्स विद इन द कमोडिटी इटसेल्फ। तो उसको हम लोग सेल्फ बोल सकते हैं कि कमोडिटी जो भी फूड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसके भीतर के फैक्टर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बाहर से आएंगे, लेकिन कमोडिटी के भीतर क्या है? सो दो चीजें होती हैं, एक एंजाइम्स होते हैं या एक केमिकल कंपोजिशन है। तो दो प्रकार के रिएक्शन हो सकते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस या प्योरली केमिकल रिएक्शन। तो दूसरा फैक्टर हो गया द फैक्टर्स विद इन द कमोडिटी इटसेल्फ, तो मैं उसको बोलता हूं सेल्फ। और तीसरा फैक्टर है इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इवन ह्यूमन बींग्स। तो न जाने ऐसे कितने प्रकार की चीजें हैं जो तीसरा प्रकार का स्पॉइलेज कॉज कर सकता है। तो स्पॉइलेज के रीजंस को अगर हमको एसोसिएट करना है, द कल्प्रिट्स बिहाइंड स्पॉइलेज, हु कॉजेज स्पॉइलेज का आंसर है देयर आर ओनली 3 agencies which can cause spoilage. Number 1 and the most sought after agency is the microorganisms, जिसके लिए हम लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं। फिर the factors within the commodity itself, the enzymes and the chemicals, and then third is the insect, rodent, birds. तो कुल मिला के ये हुआ कि जो टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर, लाइट, पुअर हैंडलिंग, ये तो वो कंडीशंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या सेल्फ डिटेरियोरेशन को या इंसेक्ट, रोडेंट्स को अलाउ करती हैं स्पॉइलेज करने के लिए। अगर ये तीनों एजेंसीज ना हो, फिर चाहे कंपोजिशन जो मर्जी हो जाए, फिर चाहे टेम्परेचर जो भी हो जाए, तो स्पॉइलेज नहीं होगा। ये हमको समझना होगा। सो द कल्प्रिट्स बिहाइंड स्पॉइलेज इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द फैक्टर विद इन द कमोडिटी इटसेल्फ, the chemicals and the enzymes, and the third factor is the insect, rodent, birds, animals. तो ये 3 ही एजेंसीज हैं जो स्पॉइलेज कॉज कर सकती हैं। तो अगर हमको स्पॉइलेज को प्रिवेंट करना है, यानी कि प्रिजर्वेशन करना है, बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी कि स्पॉइलेज को प्रिवेंट करना है, तो इन तीनों एजेंसीज को हमको टैकल करना होगा। तो देखते हैं कि इसको टैकल कर कैसे सकते हैं। तो जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन की बात करेंगे तो हमारे 3 ही टारगेट हैं। फर्स्ट टारगेट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ऊपर मैंने दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। फैक्टर विद इन द कमोडिटी इटसेल्फ, ये आपके एंजाइम्स भी हो सकते हैं या कोई प्योरली केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं। और तीसरा फैक्टर है बर्ड्स हैं, चूहे हैं, इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, रोडेंट्स हैं, कोई जानवर है। तो इस प्रकार के जो चीजें हैं ये भी स्पॉइलेज कॉज कर सकते हैं और हमारा कमोडिटी का लॉस कर सकते हैं। लेकिन मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो चिंता है वो हमको माइक्रोबियल स्पॉइलेज की रहती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल एजेंसी है जो स्पॉइलेज कॉज करने वाली, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं जिसके लिए हम लोग बहुत सारे मेथड्स को यूज करते हैं प्रिजर्वेशन के। और सेल्फ डिटेरियोरेशन को कम करने के लिए थोड़े मेथड्स हैं, थोड़ी अप्रोचेस हैं। और इंसेक्ट, रोडेंट्स के लिए भी बड़े कम मैकेनिज्म्स हैं, और वो तो सिर्फ फिजिकल डैमेज कॉज करते हैं। बेसिकली वो जो स्पॉइलेज करते हैं वो फिजिकल डैमेज कॉज करते हैं, उसकी वजह से बहुत बड़ा खतरा नहीं हो सकता है हमारी जान को। लेकिन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइलेज करते हैं तो डेफिनेटली वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी, जो उसको खाएगा उसके लिए भी एक इशू बन सकता है। तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है, इसलिए सबसे ऊपर इसको रखा गया है। तो भाई अब आ जाते हैं प्रिंसिपल्स पे, क्योंकि बात हमको करनी थी सिद्धांतों की कि भाई किसी भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए फिर सिद्धांत क्या होंगे। तो सिद्धांतों में सबसे पहले यही आएगा कि हम सबसे पहले इन एजेंसीज को टैकल करें। तो पहली एजेंसी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो पहला सिद्धांत हुआ प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी डिकम्पोजिशन कॉज करते हैं या तो उसको हम किसी तरीके से प्रिवेंट करें या फिर डिले कर पाए। तो अगर हम प्रिवेंशन और डिले कर पाते हैं तो हम स्पॉइलेज को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो पहला सिद्धांत हुआ प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। दूसरी एजेंसी थी फैक्टर्स विद इन द कमोडिटी इटसेल्फ, तो दूसरा प्रिंसिपल हो गया प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन। और तीसरा क्योंकि एजेंसी थी इंसेक्ट, रोडेंट, बर्ड्स, तो तीसरा प्रिंसिपल है प्रिवेंशन और डिले ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय इंसेक्ट, रोडेंट, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस।
ये WC फ्रेजियर की किताब है या और कोई फूड प्रोसेसिंग की किताब है, मेरी अपनी किताब है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की, तो इन सारी बुक्स में आप लोग देखेंगे यही 3 प्रिंसिपल मेंशन है। और आप साइंस में जितना भी आगे बढ़ते जाइए, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी में जितना भी आगे बढ़ते जाइए, जब जब हमको कोई क्वेश्चन होता है जिसमें हम उलझ जाते हैं प्रिजर्वेशन को लेके, तो ये बिल्कुल सिद्धांत परफेक्टली काम करते हैं। इसका इसी में ही आपको आंसर मिलेगा, इन तीनों में ही। कैसे मिलेगा वो मैं आगे बताता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए हमको ये समझ लेना है कि सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स हैं फूड प्रिजर्वेशन के। पहला प्रिंसिपल प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, दूसरा प्रिंसिपल प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन, और तीसरा प्रिंसिपल प्रिवेंशन ऑफ डैमेज caused by insect, birds, rodents, animals, etc. तीसरे केस में डैमेज वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि वो बहुत पोटेंशियल स्पॉइलेज नहीं है, वो फिजिकल डैमेज ज्यादा है रादर देन बीइंग ए पोटेंशियल डिकम्पोजिशन काइंड ऑफ स्पॉइलेज। तो तीनों जो मेरिट में लिखे गए हैं, और फर्स्ट जो माइक्रोबियल स्पॉइलेज है इसमें हम सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, सेल्फ डिकम्पोजिशन को थोड़ा कम एम्फेसाइज करते हैं, और डैमेज बिकॉज ऑफ इंसेक्ट, रोडेंट, बर्ड्स को थोड़ा और कम एम्फेसाइज करते हैं। आगे जाके मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि ये एम्फेसिस इसमें कैसे आता है। तो बात करते हैं कि भाई अगर हमको माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन को रोकना होगा तो फिर करें क्या। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर जो 4 पार्ट्स, 4 सेगमेंट्स और हैं। पहला सेगमेंट है कि प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, हाउ इट कैन बी अकम्प्लिश्ड। तो पहला पार्ट इसका है बाय कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि भाई कुदरत ने इतना सुंदर सिस्टम बनाया है कि जो भी फूड भगवान ने हमको दिया बना के इस नेचर में, मैं आगे कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, तो वो सेफ है। जो भी प्रोडक्ट नेचुरली जनरेट हो रहा है वो सेफ है, उसमें माइक्रोबियल स्पॉइलेज नहीं होती। तो नेचर से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर रखा जाता है। तो पहला कंसेप्ट ये होगा कि इफ आई वांट टू प्रिवेंट और डिले द माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, आई शुड कीप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ रीच टू द फूड। देयर शुड नॉट बी एनी एक्सेस अलाउड टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड। सो दैट इज हाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब भाई उसके बाद भी अगर आ गए, मैंने तो कोशिश की कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर रखूं, लेकिन उसके बावजूद भी आ गए अगर हैं, तो दूसरा काम करिए बाय रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रिमूवल कैसे करेंगे आगे मैं बताऊंगा कि कैसे रिमूवल करेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसमें रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद भी कुछ बच गए हैं, तो भाई जो बच गए अब उनकी हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आप उनकी ग्रोथ एक्टिविटी को हिंडर कीजिए। और अगर उसके बावजूद भी वो बच गए हैं, उसके बावजूद भी वो ग्रो करते हैं, देन गो फॉर किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो अगर हमको प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करना होगा तो सिर्फ 4 ही विधियां हैं उसकी। वो ये है कि पहले कीप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ द फूड सिस्टम, नंबर 1। सेकेंड, रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितना संभव हो सके माइक्रोबियल लोड को कम करो, रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तीसरा, हिंडर द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो, उसके बावजूद भी अगर बच गए तो हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी, और अगर फिर भी बच जाते हैं तो गो फॉर ए किल, तो किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम ये 4 चीजें करते हैं तो डेफिनेटली वी विल बी इन ए पोजीशन टू प्रिवेंट और डिले द माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। तो अब इसको करते कैसे हैं उस बात में थोड़ी चर्चा करेंगे। पहला बात आता है कि भाई कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके पीछे एक बड़ी सुंदर स्टोरी है। अगर आप गौर करें कि कोकोनट जो वाटर आता है, हमने कभी सोचा कि यार इसने नारियल छिला और हमको स्ट्रॉ डाल के दे दिया और हमने पीना शुरू कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर कोई स्पॉइलेज हो। लेकिन कभी भी नहीं हम सोचते, जितनी मर्जी गर्मी हो, पूरी गर्मी में भरपूर में पूरे देश में कहीं चले जाइए, विदेशों में चले जाइए, अगर आपको कोकोनट वाटर मिलता है वो उसको काट के देगा, उसी वक्त फ्रेश काट के देगा, स्ट्रॉ डालेगा और आप पी लोगे। इट नेवर कम्स टू आवर माइंड दैट व्हाट विल हैपन इफ देयर इज समथिंग इनसाइड। नो, दैट इट इज नॉट पॉसिबल, that there will be something dangerous inside, क्योंकि नेचर ने हमको सिस्टम दिया कि कुदरत ने जो बनाया इट इज प्योर, इट हैज केप्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट। तो कोकोनट के बाहर इतनी थिक उसकी कवरिंग होती है, रिंड होती है, कि भाई वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। और नेचर जो भी चीज बनाती है इट इज फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो नेचर से हम फर्स्ट प्रिंसिपल का फर्स्ट मेथड सीख सकते हैं कि कीप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट। अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर रख सकता हूं तो डेफिनेटली हम फूड को भी लंबे समय तक ठीक रख पाएंगे, सेफ रख पाएंगे, प्रिजर्व कर पाएंगे। और इस एग्जाम्पल को हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, कोकोनट वाटर द इमरजेंसी लाइफ सेवर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ऐसा हुआ, बहुत सारे इंटरनेट पे कहीं ना कहीं आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे अगर आप लिटरेचर स्क्रॉल करेंगे। बहुत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ऐसा हुआ जब लोगों के पास लाइफ सेविंग सिस्टम्स नहीं थे, इंटरवेनस जो ड्रिप दिया जाता है वो नहीं था, और वॉर के टाइम में तो क्राइसिस रहता ही है सब चीजों का। तो लोगों को अफ्रीकन कंटिनेंट में कोकोनट वाटर चढ़ा दिया उन्होंने इंटरवेनस, अपने उनकी जिंदगी बचाने के लिए। उसके बाद भले छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया होगा लेकिन लाइफ बच गई।
तो वो इंटरवेनस देने का मतलब वो चीज, जो भी इंटरवेनस हमको दिया जाता है, दैट हैज द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मींस फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कोकोनट वाटर इतना ज्यादा स्टेराइल है अंदर से, इट इज फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दैट इज द कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो स्टेराइल होने का की वजह से उसको इंटरवेनस दिया जा सकता है। अगर मैं इस टेक्स्ट को पढ़ता हूं तो इसमें लिखा है, रिपोर्ट टेल्स दैट स्ट्रोक पेशेंट इन सोलोमन आइलैंड्स who was too weak to drink and use a tube was successfully rehydrated with coconut water intravenous IV when no other fluids were available. Emergency coconut IVs were reportedly used by British and Japanese during World War II when there was short supplies of IV fluid. Intravenous fluids की जब short supplies थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, तो ब्रिटिश और जापानीज जो सोल्जर्स थे उन्होंने ये यूज किया, लोगों ने भी यूज किया, एंड दे हैव बीन क्लिनिकली टेस्टेड ऑन ह्यूमन सेवरल टाइम्स टू सी हाउ वेल इट बिहेव्स। तो उन्होंने यूज किया, यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इंटरवेनस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये एक अलग विधा का पार्ट है। लेकिन इसमें से जो हमारे लिए लेसन है वो ये है दैट whatever food comes naturally that is safe। सेब को अगर काटेंगे अंदर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। बनाना को अगर छिल के, हमने कभी सोचा कि केला हमने छिला और खा जाएंगे तो मर गए तो क्या होगा, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए तो क्या होगा? नहीं, नेचर हमको बताता है इफ इट इज कवर्ड, इफ द पील इज इंटैक्ट, इट इज नॉट डैमेज्ड, देन द कमोडिटी विल बी सेफ, इट कीप्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट। तो पहला सिद्धांत ये है कि कीप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट। कैसे बाहर रहेंगे, इसके लिए आगे चर्चा करेंगे, मेथड्स पे मैं बात करूं। तो फर्स्ट पार्ट हमको बताता है कि कीप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट। दूसरा एग्जांपल, जब हम गाय का दूध निकालते हैं बेसिकली, तो क्या कभी सोचा यार ये दूध तो नहीं कहीं कंटामिनेटेड? गाय का दूध भी शुद्ध होता है, उस वक्त कोई उसमें कंटामिनेशन नहीं होता है, और 4 घंटे तक बताया जाता है कि उसकी शेल्फ लाइफ होती है। नॉर्मली अगर आप गर्म नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद एटमॉस्फेयर से या यूटेंसिल से या आपके हाथों से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एंटर कर सकते हैं, वरना जब वो निकाला जाता है तो देन इट इज एज गुड एज स्टेराइल। छोटा बच्चा या छोटा बछड़ा वो माँ का दूध पी लेता है, गाय का दूध पी लेता है, तो इट इज सेफ एज एनीथिंग। उसको कुछ भी नहीं होता, बच्चे को ना बछड़े को। दोनों स्थितियों में हम लोग देख सकते हैं इट इज एज सेफ एज एनीथिंग बिकॉज इट इज स्टेराइल। नेचर जो चीज बना के दे रहा है इट इज स्टेराइल, इट टेल्स दैट कीप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट। तो पहले प्रिंसिपल का पहला जो पार्ट है दैट इज कीपिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट। अब हम इसको कमर्शियली कैसे कर पाते हैं? हम इसको कमर्शियली पैकेजिंग से कर पाते हैं। वी गो फॉर अ पैकेजिंग बिकॉज पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स। अब अगर हमने कोई स्टेराइल करके चीज अंदर डाल दी, उसके बाद उसको प्रॉपर्ली पैक कर दिया, सो इट विल रिमेन स्टेराइल बिकॉज दैट पैकेज विल कीप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट। तो दो काम हम करते हैं, एसेप्सिस। एसेप्सिस मींस फ्रूट को तब तक पील मत करो, तब तक मत खोलो जब तक आपको खाना ना हो। तो ये तरीका है कि हम डिले कर सकते हैं माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन को बाय कीपिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट। और दूसरा तरीका है कि पैकेजिंग मटेरियल का यूज करें जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर रहे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट है कीप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउट। तो भाई हमने तो प्रयास किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर रखें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आ गए तो क्या होगा? देन गो फॉर रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब रिमूवल कैसे कर सकते हैं? वॉशिंग से कर सकते हैं या पील को रिमूव करके कर सकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी पील खराब हो जाती है बहुत सारे फ्रूट्स की, या कभी कभी जैसे लौकी है या खीरा है, तो कभी कोई छोटा सा पोर्शन अगर उसका सड़ा हुआ है तो हम उतने पोर्शन को काट देते हैं और बाकी का यूज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम वो सड़ा हुआ पोर्शन काट दिया तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दिया और बाकी का जो सेफ था हमने यूज कर दिया। सो रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कभी की फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, सेडिमेंटेशन यूज करते हैं, डिकेंटेशन यूज करते हैं, कटिंग, चॉपिंग, पीलिंग, वॉशिंग, ऑल दीज मेथड्स आर देयर, फिल्ट्रेशन। सो ऑल दीज मेथड्स आर देयर फॉर द रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दूसरा मेथड क्या हुआ? रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहला कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा रिमूवल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन भाई अगर उसके बाद भी बच गए तो क्या है? देन गो फॉर हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ग्रोथ को कैसे हिंडर कर सकते हैं? या तो लो टेम्परेचर यूज कर लीजिए, रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, फ्रीजर में रख दीजिए, गो फॉर लो टेम्परेचर, देन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल नॉट ग्रो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर की हम कितने टेम्परेचर पे रख रहे हैं। दूसरा है गो फॉर ड्राइंग। ड्राइंग डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो ये प्रिंसिपल हमको कहां से पता लगता है? हिंडरिंग द ग्रोथ। तो ड्राइंग से क्या होता है कि मॉइस्चर अवेलेबल नहीं रहता और वाटर एक्टिविटी कम हो जाती है। तो जब वाटर एक्टिविटी कम हो जाती है इट हिंडर्स द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसलिए ड्राइंग भी एक मेथड है विच हिंडर्स द ग्रोथ एंड एक्टिविटी। तीसरा है फर्मेंटेशन। दूध आप एक दिन रख सकते हैं लेकिन दही को आप 4 दिन रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि फर्मेंटेशन हो गया, उसमें शुगर्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो ऐसे ही फर्मेंटेशन के बहुत सारे मेथड है। जूस को आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन करके प्रिजर्व कर सकते हैं। वाइन्स को आप, फर्मेंटेड बेवरेजेस को आप 1 साल 2 साल रखिए।
तो ये क्या हुआ, द फर्मेंटेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड विच हिंडर्स द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और फिर केमिकल प्रिजर्वेटिव एक ऐसा मेथड है जो हिंडर करता है, और इसीलिए केमिकल डालने के बाद स्पॉइलेज नहीं होती है, क्योंकि वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को हिंडर करता है। तो तीसरा मेथड है हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहले कोशिश कीजिए कि बाहर ही रखिए, कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर कोशिश कीजिए कि रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तीसरा है हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी। और अगर उसके बावजूद भी बच जाते हैं, गो फॉर किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किलिंग में हीट एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे सिंपल है, सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड। दूसरा है इरिडेशन। ये जो लोगो आपको दिख रहा है इसमें, ये इरिडेशन का लोगो है। आप ये कभी कभी एग्जाम में भी आता है ये लोगो बना के कि आइडेंटिफाई द लोगो, व्हाट डज इट सिग्निफाई। सो इफ दिस लोगो कम्स इट मींस दैट इट इज इरिडेशन। कभी कभी इसके जगह लिखा होता है पिको वेव्ड, PICOWAVED, पिको वेव्ड लिखा है, उसका मतलब भी यही है कि इरिडेशन यूज किया गया। तो जो रेडिएशन प्रिजर्वेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, तो इरिडेशन का ये लोगो है। इसके अलावा पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स को भी यूज कर सकते हैं, या दूसरे मेथड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग को यूज कर सकते हैं, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। अभी हम मेथड्स को में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा नाम ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन से मेथड किलिंग के लिए यूज होते हैं, कौन से मेथड हिंडरिंग के लिए यूज होते हैं, कौन से मेथड रिमूवल के लिए यूज होते हैं। तो ये सारे मेथड्स को थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो हम लोग उसको फाइनली फिर प्रिंसिपल्स में यूज कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि फिर बाकी के प्रिंसिपल्स में क्या हुआ। तो पहला प्रिंसिपल हमने कवर किया, प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, जिसमें 4 पार्ट थे, बाय कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बाय किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थोड़े थोड़े मेथड्स को भी हमने समझा। अब दूसरा प्रिंसिपल आता है प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन। तो सेल्फ में जैसा मैंने बताया 2 फैक्टर्स होते हैं, एक एंजाइम्स और एक केमिकल। तो अब हमको इन दोनों को ही हमको टैकल करना है। तो इसका मेथड क्या बोलता है, बाय प्रिवेंशन और डिले ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। आप एंजाइमेटिक रिएक्शन को प्रिवेंट करिए या डिले करिए, जैसे भी करिए, अभी बताते हैं कैसे करिए। और प्रिवेंशन और डिले ऑफ प्योरली केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन को भी प्रिवेंट करिए। और तीसरा है बाय प्रिवेंशन ऑफ और डिले ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय इंसेक्ट, रोडेंट, बर्ड्स, ह्यूमंस। ये सारे के सारे इसको डैमेज को अगर हम प्रिवेंट या डिले कर पाते हैं तो दैट इज द थर्ड मेथड। तो अब करते कैसे हैं, इसमें बात करते हैं कि ये तो प्रिंसिपल्स हो गए, लेकिन इन प्रिंसिपल्स के कॉरस्पॉन्डिंग मेथड्स कौन से हैं उस पे बात करते हैं। कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी हमने डिस्कस किया, एसेप्सिस और पैकेजिंग, 2 मेथड्स बोले जाते हैं, एसेप्सिस और पैकेजिंग। कभी एग्जाम में आता है, ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं इस टेबल में से, कि कौन सा मेथड कौन से प्रिंसिपल को जो डेजिग्नेट करता है, डिनोट करता है, उसके साथ कॉरस्पॉन्ड करता है। सो कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एसेप्सिस और द पैकेजिंग। रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जैसा अभी हमने देखा, वॉशिंग, सॉर्टिंग, ट्रिमिंग, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, पीलिंग, ऐसे बहुत सारे मेथड। देन हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन, लो पीएच, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, then water activity, low water activity, low oxygen concentration, anaerobic conditions, chemical preservative, ये सारे के सारे मेथड वो हैं जो हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी कौन करता है, तो देन यू विल राइट ऑल दीज मेथड, लो टेम्परेचर, पीएच, ओआर पोटेंशियल, और द वाटर एक्टिविटी, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, एनारोबिक कंडीशन, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, ये सारे मेथड हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को करते हैं। और इसके बाद चौथा जो है किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहां पे एप्लीकेशन ऑफ हाई टेम्परेचर्स, हीट, इरेडिएशन, पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, ये सारे के सारे मेथड हम लोग यूज करते हैं किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। सो फर्स्ट प्रिंसिपल में ये वाले मेथड था। अब देखते हैं दूसरे प्रिंसिपल में कौन से मेथड हो सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल आता है प्रिवेंशन और डिले ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन। तो इसमें क्या था, फर्स्ट पार्ट था प्रिवेंशन और डिले ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। एंजाइमेटिक रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू हीट, तो भाई हीट कर दो। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच, तो भाई पीएच को चेंज कर दो ताकि एंजाइमेटिक रिएक्शन ना हो। और ब्लांचिंग में भी हम लोग एंजाइम को टारगेट करते हैं, यहाँ पे भी एप्लीकेशन ऑफ हीट है, और कभी कभी वाटर एक्टिविटी को भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, लेकिन लार्जली हीट, पीएच, ब्लांचिंग, यही एक ऐसे मेथड्स हैं जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस को प्रिवेंट करेंगे। और प्रिवेंशन और डिले ऑफ प्योरली केमिकल रिएक्शन, तो प्योरली केमिकल रिएक्शन वेंटहॉफ क्वोशिएंट बोलता है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर द रेट ऑफ डिटेरियोरेटिव रिएक्शंस डबल्स। इसका मतलब ये हुआ कि 10 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो डिटेरियोरेटिव रिएक्शंस डबल हो जाएंगे। उनका काइनेटिक्स बताता है कि डबल उसका रिएक्शन रेट हो जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो रिएक्शन रेट कम हो जाता है, इसलिए लो टेम्परेचर करना, लो ऑक्सीजन करना, हाँ, तो ये क्या है कि केमिकल रिएक्शंस को प्रिवेंट करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वैक्यूम पैक्ड फूड आते हैं, तो उसके लिए केमिकल रिएक्शंस को प्रिवेंट करने में वो हेल्प करता है। कभी कभी एंटीऑक्सीडेंट्स को भी यूज किया जा सकता है जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ये छोटे मोटे मेथड्स यूज कर सकते हैं। तीसरा जो प्रिंसिपल है दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ
द डैमेज कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, तो उसके लिए पैकेजिंग की बात करें, रिपेलेंट्स की बात करें, केमिकल्स की बात करें, कंटेनर ऐसा बना दे जिसमें रोडेंट ना घुस सके, तो इस प्रकार के मेथड्स को हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तीसरा मेथड जो है वो हम लोग बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि तो अगर मेरिट में देखते हैं तो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेल्फ डिकम्पोजिशन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, और फिर जो डैमेज वाला थर्ड प्रिंसिपल रोडेंट, इंसेक्ट, बर्ड्स, ये थोड़ा और कम इंपॉर्टेंट। और लेकिन अब इसके बाद तीनों प्रिंसिपल समझने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके साथ एसोसिएटेड होंगे और जो रखने पड़ेंगे, इसके साथ जानने पड़ेंगे। वो कौन से पॉइंट है कि भाई नो सिंगल मेथड इज इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इन सारे मेथड जो भी अभी हमने डिस्कस किए, इनमें से कोई भी मेथड, चाहे हाई टेम्परेचर, चाहे पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे इरेडिएशन, अकेला कोई भी मेथड एफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन को एंश्योर कर सके। अगर हमने दूध उबाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रिजर्व हो गए, उसके साथ उसको पैक भी करना पड़ेगा, स्टराइल एनवायरनमेंट में पैक करना पड़ेगा, एसेप्टिक कंडीशंस में पैक करना पड़ेगा, तब जाके हम शेल्फ लाइफ को प्रोलॉन्ग कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई सिंगल मेथड एफिशिएंट नहीं है लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन के लिए। दूसरा पॉइंट है कि द मेथड्स दे आर नॉट एम्प्लॉयड इन एनी सीक्वेंस। जो हमने अभी सीक्वेंस देखी कि सबसे पहले कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसी सीक्वेंस में यूज करना, नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग इसको रैंडमली यूज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारे घर में दूध आता है, हम बाहर से दूध लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, छानते हैं। छानेंगे, छानने से क्या होगा, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमने सबसे पहले क्या किया, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या करते हैं, उसको उबालते हैं, दूध उबालते हैं घर में लाने के बाद। उबालने का मतलब क्या हुआ, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले क्या किया, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने दूध छान दिया। फिर क्या किया, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हीट कर दिया। और फिर क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं, लो टेम्परेचर में क्या करेंगे, हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम दूध को प्रिजर्व करने के लिए तीन प्रकार के मेथड यूज कर रहे हैं। सबसे पहले फिल्ट्रेशन, फिर हम किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको फॉलो नहीं करनी है, वो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट हम उसको सीक्वेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, ना प्रिंसिपल के हिसाब से और ना ही मेथड्स के हिसाब। फिर आता है कि अगर हम एक किसी चीज को टारगेट करते हैं तो दूसरे चीज पे भी फर्क पड़ता है। सपोज हम हीट कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, तो अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो भाई एंजाइम भी जरूर उसमें मर जाएंगे, एंजाइम भी इनएक्टिवेट हो जाएंगे डेफिनेटली। तो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं है, एक दूसरे फैक्टर्स को भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे आप कोई भी मेथड यूज करते हैं। और एक बात मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ और सिर्फ यही तीन सिद्धांत है, इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन के लिए पूरी दुनिया में कोई सिद्धांत नहीं है। अगर हमको ये सिद्धांत समझ में आ जाते हैं, ये प्रिंसिपल्स समझ में आ जाते हैं, तो देन द थिंग्स दे आर डन, वी आर थ्रू विद द principles of preservation, we can go ahead with the understanding and application of those principles. We have to understand these principles in totality. बस यही एक सवाल है। और जहां पे भी हम लोग यूज करते हैं जुडिशियसली यूज करना चाहिए। अगर हीटिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं बहुत ज्यादा हीटिंग कर दें, अगर केमिकल डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा केमिकल डाल दें, क्योंकि वो इनइफेक्टिव हो जाता है, वो इरेशनल है, इलॉजिकल है अगर हम इस टाइप से यूज करते हैं। तो इन पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली हम प्रिजर्व कर पाएंगे और उसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे कि प्रिजर्व क्यों हो। लेकिन एक सवाल ये आता है कि बाजार से कोई चीज ला रहे हैं, अब अगर हमको पूछा जाए कि भाई ये कैसे प्रिजर्व हुआ और इसके पीछे कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं, तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं कभी कभी स्टूडेंट्स को देता हूँ ये क्वेश्चंस कि भाई आप बताओ, मार्केट से लाओ सैंपल्स और उसको बताओ इसमें कैसे प्रिजर्व हुआ। सो इट बिकम्स समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज unless and until we understand those principles and the relevance with the relationship with the methods of preservation, what principle is used with what method of preservation, so we will not be in a position to explain. इसको करने के लिए कुछ स्टेप्स मैं बताता हूं और कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि हम लोग कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे प्रिजर्व हुआ, और फिर उसको डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हैं ताकि हम हेल्दी रहें, फिट रहें। सबसे पहला काम करिए कि फूड को आइडेंटिफाई करिए और उसको लेबल पढ़िए ध्यान से। मार्केट से कोई भी सैंपल ला रहे हैं, फूड को आइडेंटिफाई करिए, ये ब्रेड है, ये दूध है, ये पास्चराइज मिल्क है, ये स्टैंडर्डाइज मिल्क है, ये आइसक्रीम है, ये चॉकलेट है। लाइए और उसको लेबल को पढ़िए ध्यान से कि उसमें क्या लिखा हुआ है। इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए, सारे इंग्रेडिएंट्स को क्या लिखा हुआ है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है उस पर लिखी। तो ये पहला चीज तो ये। दूसरा, अगर कोई रिकमेंडेड स्टोरेज टेम्परेचर उसका दिया है या और ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि किस प्रोडक्ट को किस टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि कितने टेम्परेचर पे इसको स्टोर करना है और कितने दिन तक हम स्टोर कर सकते हैं, क्या शेल्फ लाइफ है। शेल्फ लाइफ उसको खोलने के बाद है डिक्लेयर्ड कि बिना खोले है डिक्लेयर्ड।
या खोलने के बगैर और खोलने के बाद अलग अलग शेल्फ लाइफ लिखी है, ये भी देखने समझने की कोशिश करेंगे। बार बार हमको रीयूजेबल काइंड ऑफ प्रोडक्ट है कि नहीं है। अगर हम इन 3-4 सवालों का जवाब पूछते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ आइडिया लगा पाएंगे कि कैसे वो फूड प्रिजर्व हुआ है। कुछ एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो हाउ टू फाइंड इट, व्हाट मेथड्स हैव बीन यूज्ड, व्हाट प्रिंसिपल्स हैव बीन यूज्ड टू प्रिजर्व ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड। तो भाई ये एग्जांपल्स आपके सामने कुछ है। दूध है और आप देखते हैं कि पॉलीपैक्स में दूध आता है मार्केट में। अब जब हम दूध को देखते हैं तो ये क्या होता है, इसमें रिकमेंड किया जाता है कि आप एक रेफ्रिजरेट करिए इसको, और दूसरा इसकी शेल्फ लाइफ 1-2 दिन की शेल्फ लाइफ होती है, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जो टेट्रा पैक वालों की कभी ज्यादा होती है, उसमें मैं आगे आऊंगा, लेकिन फिलहाल जो पॉलिथीन में जो दूध है वो रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में रिकमेंड किया जाता है और शॉर्ट शेल्फ लाइफ होती है। तो जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको कि हम रिकमेंड करते हैं कि रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में स्टोर कीजिए और जिसकी शेल्फ लाइफ भी कम हो, तो ध्यान रहे कि वो उसमें कोई केमिकल नहीं डाला है। ये बड़ी सुंदर बात है। तो हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना है कि उसमें कोई केमिकल प्रिजर्वेशन नहीं है, उसका जो प्रिजर्वेशन किया गया हीट से किया गया, बस इतनी ही बात है। हीट उसमें अप्लाई करिए अगर करी है तो, वरना उसमें कोई केमिकल नहीं डाला है। अगर केमिकल डाला होता है तो उसकी लंबी शेल्फ लाइफ होती है, और रेफ्रिजरेशन में भी कहा गया है, इसका मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, तो हमको चिंता करने की बात है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसकी लंबी शेल्फ लाइफ, जैसे कैंड प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो 9 महीने की शेल्फ लाइफ रहती है। ड्राई डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट 6 महीने 10 महीने की शेल्फ लाइफ रहती है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जिसको एम्बिएंट कंडीशन में, रेफ्रिजरेटेड की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है और लॉन्ग शेल्फ लाइफ भी है और उसमें भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, तो वो कौन से प्रोडक्ट हैं? वो है कैंड प्रोडक्ट। मैं आपको बताता हूँ, कैनिंग इज सच ए ब्यूटीफुल मेथड। द फंडामेंटल प्रिंसिपल जहां पे कैनिंग में यूज होता है, दैट इज द प्रिजर्वेशन बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट। प्रिजर्वेशन बाय एप्लीकेशन, सारे के सारे कैंड फूड्स जो हैं वो हीट एप्लीकेशन से ही प्रिजर्व किए जाते हैं। अगर हीट अप्लाई करिए, हाई डिग्री ऑफ हीट एप्लीकेशन, और कैलकुलेटेड तरीके से करते हैं, तो उसमें केमिकल डालने की आपको जरूरत नहीं है। इसलिए जब भी कैंड प्रोडक्ट आप खाएं तो निश्चिंत होकर खाएं, उसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला हो। दूसरे प्रोडक्ट्स आते हैं ड्राइड डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स। तो ड्राइड डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स में भी केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कलर रिटेंशन के लिए या ड्राइंग के दौरान जो स्पॉलेज होती है उसको प्रिवेंट करने में थोड़ा बहुत केमिकल हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन ड्राइंग के प्रोसेस में वो अगर सल्फाइड्स हैं तो वो तो रिमूव हो ही जाते हैं, अधिकतर केमिकल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं ड्राइंग के प्रोसेस में। सो दैट इज हाउ इट गोज। तो ड्राइड प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, उसको भी हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि एम्बिएंट तो है और लॉन्ग शेल्फ लाइफ भी है, लेकिन ये कहा गया है कि खोलने के बाद आप 72 घंटे के अंदर यूज कीजिए, खोलने के बाद यूज विद इन 48 आवर्स। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो क्या भाई, ऐसा प्रोडक्ट है वो भी अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि उसमें भी हीट ही प्रिजर्वेशन किया गया है, किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय एप्लीकेशन ऑफ हाई टेम्परेचर, ये उसका प्रिंसिपल मेथड जो यूज किया है वो ये है, और उसमें भी कोई केमिकल नहीं डाला है। तभी कहा गया कि भाई आप खोलने के बाद उसको विद इन 72 आवर्स यूज कर लीजिए और खोलने के बाद उसको रेफ्रिजरेटर में रखिए, इसका मतलब उसमें कोई केमिकल नहीं है। तो हमको ये पता लगता है कि हिंडरिंग उसमें नहीं हो रही है, सिर्फ किलिंग करी गई थी, और वो क्योंकि सील्ड था ऑलरेडी, सीलिंग के बाद जब आएगा तो कंटेमिनेशन बाहर से एयर से आ जाएगा, इसलिए उसकी शेल्फ लाइफ नहीं हो सकती है। ये प्रोडक्ट्स भी खाने में सेफ होंगे अगर इस प्रकार के प्रोडक्ट्स आपको दिखते हैं जहां पे ये कहा गया है कि रेफ्रिजरेशन के बाद आप उसको, खोलने के बाद आप उसको रेफ्रिजरेट करिए और 72 आवर्स के अंदर पी जाइए, तो या कंज्यूम कर लीजिए। सो दैट इज ऑल्सो गुड, इट इज ऑल्सो ए गुड प्रोडक्ट। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो एम्बिएंट टेम्परेचर पे रखने को कहा जाता है और उसको बार बार आप रीयूज कर सकते हैं। देखिए, मैं किसी प्रोडक्ट के फेवर में या अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं मेरा उससे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ ना ही क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। ये डिस्क्लेमर में भी मैंने लिखा है, जो भी मैं मटेरियल यूज करता हूँ उससे डायरेक्टली, दैट इज जस्ट बीइंग यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो सवाल ये आता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर पे अगर कोई प्रोडक्ट रिकमेंड किया जाता है रखने के लिए और उसको बार बार हम यूज करते हैं, तो भाई डेफिनेटली या तो वो ड्राइड प्रोडक्ट होगा या फ्राइड होगा या फिर केमिकल उसमें डाले होंगे। एक केचप का बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आपने देखा होगा आपके टेबल पे सॉस और केचप की बोतल पड़ी रहती है, तो कई दिनों तक पड़ी रहती है, टेबल पे भी पड़ी रहती है, यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर पे पड़ी रहती है। आप उसको बार बार खोलते हैं, थोड़ा सा निकालते हैं, फिर बंद करके रख देते हैं, फिर खोलते हैं, थोड़ा सा यूज करते हैं, फिर बंद करके रख देते हैं, और न जाने 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक यूज करते रहते हैं, वो बिल्कुल ही स्पॉइल नहीं होता। तो उसका जो सपोर्ट सिस्टम है दैट इज द यूज ऑफ केमिकल्स। तो सॉसेज केचप्स में केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, डेफिनेटली किया जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्टिव बने इसलिए। और बाकी फ्राइड और ड्राइड प्रोडक्ट है तो उसमें वाटर एक्टिविटी प्रिंसिपल है, उसमें केमिकल नहीं हो सकता है।
प्रिजर्वेशन के पर्पज से यूज किया हुआ, और वो ऑलरेडी वाटर एक्टिविटी कम है तो वो ड्राइड प्रोडक्ट रहता है, तो वो भी खाने में सुरक्षित है, उसमें कोई चिंता की बात। तो इस टाइप से अगर हम इन चीजों को देखने समझने की कोशिश करेंगे कि ढक्कन कैसा है, रैपर कैसा है, कंडीशन क्या बोली है, रिकमेंडेड स्टोरेज, तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ समझ पाएंगे उन प्रिंसिपल्स के बारे में और उन मेथड्स के बारे में जो इसमें यूज किए गए। तो भाई कंक्लूड करते हैं कि तीन ही प्रिंसिपल हैं प्रिजर्वेशन के, फूड प्रिजर्वेशन के तीन सिद्धांत। फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डील करता है, सेकंड सेल्फ डिकम्पोजिशन से डील करता है, थर्ड इंसेक्ट रोडेंट एनिमल से डील करता है, प्रिवेंशन और डिले ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, प्रिवेंशन और डिले ऑफ द सेल्फ डिकम्पोजिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय इंसेक्ट रोडेंट बर्ड्स एनिमल्स। तो ये तो हुआ प्रिंसिपल्स की बात। अब स्कोप क्या आता है कि इन सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए और जो भी हम मेथड यूज करते हैं, तो वी कैन नॉट मेक द फूड इमॉर्टल। हम अमर नहीं बना सकते हैं किसी भी फूड। इट शुड हैव सम शेल्फ लाइफ। वो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 12 महीना हो सकती है, लेकिन एक शेल्फ लाइफ होगी उसकी डेफिनेट। इट कैन नॉट बी लाइक 1000 ईयर्स ना, ऐसा नहीं हो सकता। फूड अगर है तो भाई स्पॉयल होगा, अगर नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे, उसके बाद वो खाने लायक नहीं रहेगा, तो दैट विल हैपन, बट डेफिनेटली देयर विल बी ए लिमिटेड शेल्फ लाइफ। तो ये दूसरा चीज का ध्यान रखना है। और फिर जैसे मैंने बताया कि कोई सीक्वेंस इसमें नहीं होती है, और सिंगल मेथड कोई भी है चाहे वो इफेक्टिव नहीं होता प्रिजर्व करने के लिए। बहुत सारे लोग ब्लांचिंग का क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछते हैं कि भाई ब्लांचिंग एक मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन है कि नहीं, और भाई ब्लांचिंग से कैसे फूड प्रिजर्व हो सकता है, बहुत सारे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो डेफिनेटली उनका कहना ठीक है, लेकिन वो आप उस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि नन ऑफ द मेथड, अगर हम हाई टेम्परेचर भी यूज कर रहे हैं वो भी प्रिजर्व नहीं कर पाएगा जब तक पैक नहीं करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से ब्लांचिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड विच एड्रेसेस द इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स। तो इसलिए डेफिनेटली सेकंड प्रिंसिपल की कैटेगरी में आता है। हाँ, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टारगेट नहीं करता है, तो इसलिए लोग उसको कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो तीन प्रिंसिपल्स और लिमिटेड स्कोप और कोई सीक्वेंस नहीं है, ये आज की लर्निंग है। मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन के बाद अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपके कहीं ना कहीं वो यूज में आएगा। तो दोस्तों, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन समझने के बाद मैं समझता हूं जो भी एग्जामिनेशन आज के बाद आप आएंगे, जिसमें अपियर होंगे, तो उसमें आप डेफिनेटली अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अगर आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं और फिर बार बार प्रैक्टिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, यूज करते हैं। आज की वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। और यदि आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई और डाउट्स हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा अपने जो भी मुझे समझ आता है उसके हिसाब से, और नए टॉपिक्स के साथ डेफिनेटली आऊंगा। मैं आपको कहता हूं यदि आपके इंटरेस्ट का कोई टॉपिक है वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में कि साहब इस चीज पे वीडियो बनाइए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सजेशन के हिसाब से भी मैं कोशिश करूं कुछ ना कुछ बनाने की। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, ऐसे ही रेलिवेंट टॉपिक्स के साथ मैं आता रहूंगा। आप देखते रहिए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।